नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका शिवसत पीसीएस क्लास पे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। उसी क्रम में आपका लॉकडाउन प्रोग्राम के तहत जीएस का रिवीजन क्लास चल रहा है। तो आइए हम देखते हैं सामान्य अध्ययन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज। ठीक है, जैसा कि इसके 2 पार्ट हो चुके हैं जिसमें सामान्य अध्ययन के 20-20 क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं, उसी का आज ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल मंडल हैं। तो आपको मालूम है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित हुआ जिसका उद्देश्य भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना था। निम्नलिखित में से कौन उसका सभापति चुना गया? तो उस सम्मेलन का सभापति चुने गए थे मोतीलाल नेहरू। ठीक, आइए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं है, देखिए ध्यान दीजिए, नहीं पूछा है। तो आपका पहला है दयानंद सरस्वती आर्य समाज, बिल्कुल सही है। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, ये भी बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, ये ऑप्शन आपका गलत है, तो गलत ही पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, चलिए। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया था। ठीक है, तो आपसे यही पूछा गया था कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यही राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज सही नहीं है। सही क्या है इसमें? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, आइए आज के चौथे प्रश्न पे चलते हैं। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए फिर से सही नहीं है पूछा गया है, तो 3 सही होगा, 1 गलत, वहीं बताना है आपको। काठी से राज्य की पूरी भूमि की नाप ली जाती थी, बिल्कुल ये सही है, शिवाजी के शासनकाल में था। उपज का 30% राज्य का राजस्व होता था, यह भी सही है। कृषक पैदावार या नकद के रूप में राजस्व चुका सकता था। ठीक, या तो नगद भी दिया जा सकता था राजस्व के रूप में, या तो जो पैदावार होता था कृषि में उसको भी दिया जा सकता था, यह भी सही है आपका। तो जो चौथा ऑप्शन होगा वहीं सही हो जाएगा। जमींदारों को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी, ये गलत है, तो यहीं हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, क्योंकि पूछा गया है कौन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पढ़ लीजिए, वहीं चीज़ लिखा हुआ है, व्याख्या में पढ़ लीजिएगा। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी थी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि शिवाजी के समय राजस्व की कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी। इसमें किसान या रैयत से सीधा संपर्क राजा का था, उससे राजस्व वसूला जाता था। शिवाजी ने जागीरें देने की प्रथा को नज़रअंदाज किया। राज्य की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए कर्मचारी थे। पैमाइश के लिए रस्सी के स्थान पर लकड़ी के डंडे का प्रयोग किया जाता था, जिसे काठी कहते थे। आरंभ में शिवाजी ने पैदावार का 30% लगान निश्चित किया। शिवाजी लगान नगद और अन्न दोनों स्रोतों से लेते थे। ठीक है, या तो आप नगद दीजिए या तो अन्न के रूप में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से भी कभी कभी पूछ जाता है इस काठी वाले से कि रस्सी के स्थान पे जो लकड़ी का डंडा प्रयोग होता था नाप के लिए, उसे क्या कहते थे? काठी। आइए आज के पांचवें प्रश्न पे चलते हैं हम। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी संविधान पीठ किस केस में बनी? ठीक है, तो आपको सबसे पहले सबसे बड़ी मालूम होना चाहिए। तो देखिए, सबसे बड़ी पीठ जो बनी थी 13 न्यायाधीश की, वो आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में बनी थी 1973 में। और दूसरी जो सबसे बड़ी थी वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में थी 1967 में, इसमें 11 न्यायाधीश थे। ठीक है, तो आपको दोनों मालूम होना चाहिए। सबसे बड़ी पूछेगा तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और दूसरी सबसे बड़ी पूछेगा तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आइए छठे प्रश्न पे चलते हैं। ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं कहलाते हैं। तो जो जीव गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं उसे हम जरायुज कहते हैं, जरायुज। ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं, जैसे मानव भी इसी श्रेणी में आता है। ठीक, इन जीवों में अंडे का निषेचन मादा की फैलोपियन ट्यूब में होता है तथा भ्रूण का विकास
गद्य भाषा में होता है। ठीक है, चलिए। और जहाँ आपका इसके विपरीत अंडे देने वाले जीव अंडज तथा अंडप्रसू कहलाते हैं। ठीक है, चलिए। 7वां प्रश्न है आपका, भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन है? ठीक है, तो आइए हम देखते हैं चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक। तो आपका चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में सूफियों के चिश्ती सिलसिले की स्थापना की। आज का 8वां प्रश्न, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 3 सही होगा, 1 नहीं होगा, उसी को सही मानना है। मनसब की 33 श्रेणियाँ थीं, बिल्कुल सही है। जात और सवार का पद मनसबदार से संबंधित है, भी सही है। प्रशासनिक अधिकार मनसबदार होते थे, भी सही है। तो आपका बी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, चलिए। मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर मुगलों का सैनिक संगठन हुआ था। अकबर ने 1577 ईस्वी में इस व्यवस्था को भारत में लागू किया। आज का 9वां प्रश्न, दाय भाग का लेखक कौन था? तो आपका हिंदू विधि की पुस्तक दाय भाग की रचना बंगाल में जिमूत वाहन ने की थी। इसका समय 1100 से 1150 ईस्वी तक माना जाता है। तो दाय भाग का लेखक कौन है? जिमूत वाहन। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसे प्राप्त है? तो आपका जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले। अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए अभिलेखों को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ये बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। आइए आज के 11वें प्रश्न पर चलते हैं हम। पुलकेशिन द्वितीय को सर्वप्रथम किसने हराया? तो आपका ऑप्शन दंती दुर्ग, भास्कर वर्मन द्वितीय और नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही हराया था। वातापी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय को सर्वप्रथम पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था एवं इसके एवज में वातापी कोंड की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न, निम्न यात्रियों के भारत आगमन का सही क्रम। इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए। अल बरूनी, इब्न बतूता, वास्को डी गामा, मनुची। तो देखिए जो सबसे पहले आपका आया था अल बरूनी आया था महमूद गजनबी के साथ सोमनाथ आक्रमण के समय 1024-25 में। ठीक, उसके बाद आया था इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 में। उसके बाद आपका वास्को डी गामा 1498 में और उसके बाद अंतिम में मनुची आया था 1653 में। तो आपका क्रम 1 2 3 4 हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है। तो आपका सिंधु सभ्यता के समय नृत्य करते हुए महिला की जो मूर्ति बनी है वो किससे बनी है? कांस्य से। ठीक, मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र के एक घर से प्राप्त 12 सेंटीमीटर लंबी नर्तकी की कांस्य की मूर्ति पाई गई। ठीक है, इस कांस्य मूर्ति की सहज भंगिमा, भाव चेष्टा, अंग प्रत्यंगों की अभिराम भूमिकाएं एवं नृत्य क्रिया की सूचक है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो आपका तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। ठीक, तालीकोटा युद्ध जिसे साक्षसी तंगड़ी युद्ध भी कहा जाता है, विजयनगर साम्राज्य के शासक सदाशिव राव एवं बहमनी सल्तनत के टूटे 4 राज्यों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा तथा बीदर की सम्मिलित सेनाओं के साथ 1565 में हुआ था। इसमें विजयनगर की पराजय हुई थी। ठीक, आइए आज के 15वें प्रश्न पे चलते हैं। किसके समय में बंगाल में दोहरे शासन का अंत किया गया? ठीक, दोहरे शासन का मतलब क्या होता है? द्वैत शासन। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बनता है कि यह किसके समय लगाया गया या किसके समय अंत किया गया, आपको दोनों मालूम होना चाहिए। तो जो द्वैत शासन लगाया गया था वो रॉबर्ट क्लाइव के समय लगाया गया था
और जो अंत किया उसने किसने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने। तो आपसे पूछा गया है किसने अंत किया, तो आपका क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। यहीं पूछा गया होता किसने लगाया, तो आपका आंसर क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव। आइए आज के 16वें प्रश्न पे, किसने अपना सारा जीवन पुनर्विवाह के लिए समर्पित कर दिया। तो आपके कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। तो आपका एक सन भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, 1858 में। ठीक है, किसके प्रयत्नों से, पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर। हमारे देश में उच्च जातियों में प्रथम कानूनी हिंदू पुनर्विवाह 7 दिसंबर 1856 को विद्यासागर की प्रेरणा और उनकी देखरेख में संपन्न हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था, तो ये कौन थे, रास बिहारी बोस। ठीक है, तो यहाँ से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है आपका, ये डेट, इसको भी याद कर लीजिएगा। 23 दिसंबर 1912 को जब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स दिल्ली की चांदनी चौक के राजकीय जुलूस के साथ निकल रहे थे, तो उनके ऊपर बम फेंका गया। ठीक है, जिसमें वो जख्मी हो गया और उनका अंगरक्षक मारा गया। तो ये आपका क्वेश्चन पूछ देता है कि बम किसने फेंका, रास बिहारी बोस ने। कब फेंका था, 23 दिसंबर 1912 को। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। 18वां प्रश्न आज का, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक, आइए आज के 19वें प्रश्न पे चलिए। मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि देखिए पृथ्वी से छोड़ी गई उष्मा को परावर्तित कर देते हैं बादल, इसीलिए मेघ रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अधिक गर्म होती हैं आपकी। देखिए यहाँ लिखा है, पृथ्वी दिन में सूर्य से उष्मा ग्रहण करती है और रात में वही उष्मा वातावरण में अवरक्त किरणों के रूप में वापस विकृत करती है। और जब आपका मेघाच्छन्न रातें होती हैं तो वहीं विकिरण सही से नहीं हो पाता, तो फिर से वापस पृथ्वी की तरफ आता है, जिससे ज़्यादा गर्म महसूस होता है आपको। आज का 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक, राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। आपका प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण एवं सुधार करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। कौन सा नहीं है तब, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये आपके मौलिक कर्तव्य में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 20 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होता है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल शिवसर PCS क्लास पे मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ठीक है, चलिए यदि आप UP PCS 2020 की तैयारी कर रहे हो तो आपको टेस्ट सीरीज घर बैठे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसमें हमारे यहाँ टोटल 25 टेस्ट लिए जा रहे हैं सामान्य अध्ययन के और 5 पेपर समसामयिकी के अलग से होंगे। ठीक है, ये आपको व्हाट्सएप पे PDF के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ दे दी जाएगी, इस नंबर पे 8318121793 पे। और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी और RO ARO का जो री एग्ज़ाम है उसका भी टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं इसी दिए हुए नंबर पर ही। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।